Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to week number 9, lecture number 1. आप लोग म्यूट कर दें अपनी माइक. आज हम क्लीन्स थ्योरम पढ़ेंगे और क्लीन्स थ्योरम में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पार्ट 1 पढ़ लिया था. इसके 3 पार्ट हैं. पार्ट 1 और 2 पढ़ लिए थे. 3 आज हमें पढ़ना है. इसका पार्ट 1 क्या था कि एवरी एफ इज अ टीजी एज वेल. तो ये हमने देखा था. ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है. हर एफ ए टीजी होता है, तो इसमें तो नथिंग टू प्रूव था. ये देखिए, नथिंग टू प्रूव. पार्ट 2 में हमने कहा था कि हर जो है फॉर एवरी टीजी देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. If a language can be accepted by a TG, then it can be expressed by a regular expression as well, an RE as well. So regular expression TG से कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने मेथड पढ़ा था. वो था कि हम उसकी जो स्टेट्स हैं उनको रिमूव करते जाते हैं और एंड पे 2 स्टेट्स बचती हैं. 1 स्टार्ट स्टेट एंड 1 एक्सेप्ट स्टेट, और दरमियान में एक ही उनके होती है ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन के ऊपर जो एक्सप्रेशन होता है वही रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उस लैंग्वेज का, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है. इसमें हमने ये देखा था. ये सारी एग्जांपल हम कर चुके हैं. ये सब कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3. इफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन if the language can be expressed by a regular expression, then there exists an FA accepting the language. यानी अब रिवर्स हो गया. पहले हमने किया था टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन. अब हम करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से एफए. ठीक है जी बात. तो अगर आप देखिए इसको गौर से समझें बात को, तो बात कुछ इस तरह चल रही है कि हमने कहा है कि हर एफए जो है वो टीजी होता है. ठीक हो गया. और टीजी जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस मतलब रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को, और टीजी से हम रेगुलर एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं. अब ये वापस ला रहा है आपको. अगर आप देखिए लूप कंप्लीट हो रहा है इससे. ये था थ्योरम का पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3. पार्ट 3 कह रहा है हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक एफ है. तो वापस यानी कि ये वाइस वर्सा हो जाएंगी सारी चीज़ें. अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारे पास है, then we can find the other two by completing this loop. ठीक है जी बात. तो ये हम कर रहे हैं. तो 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया, 3 करेंगे. RE से FA. If the length as a regular expression is obtained applying addition, concatenation and closure of the letters of an alphabet and null string, so while building the RE, sometimes the corresponding FA may be built easily as shown in the following examples. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि FA कैसे बिल्ड किया जाएगा. लेकिन हमें इतना पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है. कॉन्कैटिनेशन होती है स्ट्रिंग्स की, उनका यूनियन होता है, और नल स्ट्रिंग भी उसमें हो सकता है. ठीक है. और क्लोजर हो सकता है. क्लीन स्टार भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. तो 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्कैटिनेशन, क्लोजर और एडिशन. उसने कहा है, यहाँ पे यूनियन कह रहा हूँ उसको, लेकिन एडिशन चलो उसने कहा, एडिशन कह लेते हैं जी. तो कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर अल्फाबेट A, B consisting of only B, यानी कि सिर्फ B को एक्सेप्ट करता है. And this language may be accepted by the following FA. तो ये FA इसको एक्सेप्ट करता है. देखिए अगर आप, ये स्टार्ट स्टेट है,
और एक बी जो है आपको वो प्लस तक लेके जा रहा है, और अगर ए आएगा तो ये आपकी वन स्टेट इसमें चले जाएंगे, ये रिजेक्ट स्टेट है। उसके बाद ए बी जितने मर्जी आए वो यहीं पे इग्नोर करेगा, और अगर आप फाइनल स्टेट में हैं और फिर ए या बी आए तो वापस यहाँ रिजेक्ट स्टेट में आ जाएंगे वन में, ताकि उसको इग्नोर करें। अच्छा, अगर आप देखें ओनली बी, इसमें मतलब सिर्फ बस आपका जब वन टाइम यहाँ से बी आया तो आप यहाँ चले गए, अगर कुछ भी और आएगा तो आप रिजेक्ट स्टेट में जाएंगे। ये जो वन है ना, बेसिकली ये आपकी रिजेक्ट स्टेट है, ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, ये एक्सेप्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट भी कहते हैं, फाइनल स्टेट भी कहते हैं। ठीक है जी बात। Consider the language defined over alphabet A, B, consisting of only null string। तो देखिए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, यानी कि जो प्लस है वही माइनस है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो ये आपकी रिजेक्ट स्टेट है, रिजेक्ट स्टेट में चल जाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपकी स्टार्ट स्टेट भी है और एक्सेप्ट स्टेट भी है, दोनों है ना, क्योंकि प्लस भी और माइनस भी है। तो अगर आप देखें, अगर जो स्टार्ट स्टेट होती है वही फाइनल स्टेट हो, तो हमने बात की थी पहले भी कि वो, इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है उसकी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करती है। यहाँ भी ऐसी है, यहाँ पे नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नल के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। क्लियर स्टेनम पार्ट 3। अब हम दूसरी एग्जांपल समझते हैं। हमने एक तरह की एग्जांपल देखी थी कि हम छोटे छोटे एग्जांपल को, अब जरा कोई बड़ी एग्जांपल को देखते हैं। इफ R1 and R2 are regular expressions, then their sum, concatenation and closure are also regular expression। तो ये बात तो पता है हमें कि अगर इनको आप कंकेटिनेट कर दें, क्लोजर ले लें, या इनको आप ऐड कर दें, सम कर लें, तो वो भी एक होगा। सो एन FA कैन बी बिल्ड for any regular expression if the method can be developed for building the FA corresponding to the, अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को सम करना आ जाए और उनको उनका क्लोजर लेना आ जाए और उनका कॉन्केटिनेट करना हमें आ जाए, तो हम मतलब बना सकते हैं फिर FA किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो these three methods are explained in the following discussion। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो हमारे पास और उनको कंकेटिनेट करें तो जो रिजल्ट में एफ आएगा वो कैसा होगा, या उनको अगर सम करें तो जो रिजल्ट में एफ आएगा वो कैसा होगा, या अगर हम उनका क्लोजर ले लें तो जो रिजल्टिंग आपका एफ होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है, असल में हम क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के क्लोजर, कॉन्केटिनेशन और एडिशन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूनियन की बात करेगा, यानी कि एडिशन और सम ऑफ टू एफ ए, यानी कि यूनियन ऑफ टू एफ एस। तो हमारे पास लेट्स से दो एफ एस थे, हमें दोनों हमारे पास थे, और एक का रेगुलर एक्सप्रेशन जो था वो R1 था, दूसरे का R2 था। अब हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, R1 प्लस R2 जो है ये हमारे पास जो अब रिजल्ट आएगा उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और R1 प्लस R2 के अगेंस्ट जो FA बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। सो लेट R1 जो है वो ये है A प्लस बी स्टार बी, ये है। तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा आपकी ये इसका FA है नहीं, बस हमें पता है कि जो नीचे FA दिया वो इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफाइंस द लैंग्वेज L1 एंड FA1 बी दिस। ये R1 है रेगुलर एक्सप्रेशन और इसका FA1 जो है वो ये R2 है और इसका FA2 जो है वो नीचे दिया हुआ। तो ये FA1 है, ये FA2 है, ये R1 है और ये R2 है। अब हमने इन दोनों का यूनियन करना है, तो अब जो हमारे पास रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और जो उसके करस्पॉन्डिंग FA होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ टू FA कैसे निकलेगा। तो लेट FA3 be the FA corresponding to R1 plus R2, उसका नाम हमने FA3 रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो FA1 है वो R1 के अगेंस्ट है और R2 जो है
उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एफ ए है वो हमने इसका नाम रखा हुआ है Fa2। अब जो R1 प्लस R2 के अगेंस्ट जो हमारे पास Fa बनेगा उसको हम कह रहे हैं कि अलग से वो है Fa3। So let Fa3 be the Fa corresponding to R1 plus R2, then the initial state of Fa3 must correspond to the initial state of Fa1 और the initial state of Fa2 दोनों की, और लिखा हुआ है इसके अंदर दोनों की, Fa1 की इनिशियल स्टेट भी हो सकती है और Fa2 की भी हो सकती है। Since the language correspond to R1 plus R2 is the union of corresponding languages L1 and L2 consist of the string belonging to L1 और L2। तो उसकी स्ट्रिंग होंगे, स्टार्ट स्टेट तो दोनों की हो सकती हैं, स्ट्रिंग जो होंगे वो भी L1 और L2 के हो सकते हैं, तो और जो फाइनल स्टेट होंगी वो भी दोनों की हो सकती है। ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं, यहाँ से हम एग्जांपल समझते हैं। ये तो अगर आप देखें शुरू में हमने ये किया, आपको नजर आ रहा है जो नीचे रो नजर आ रही है आपको, नीचे ये नीचे रो है, आई थिंक नजर आ रही होगी आपको, जो नीचे रो है ये आपको नजर आ रही है, नीचे लाइन ये वाली क्यों जी। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम कहेंगे जो इसकी स्टार्ट स्टेट है x1 और इसकी स्टार्ट स्टेट है y1, इन दोनों को मिला के एक नई स्टार्ट स्टेट बनाएंगे x1, y1, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, z1 रख दिया। ठीक होगी बात? ठीक है। ये घड़ी नहीं है असल में, ये याद रखिएगा, जहाँ भी घड़ी बनी है ना ये घड़ी नहीं है, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये घड़ी नहीं है, ये बेसिकली इक्वल टू है, वो कोई कॉपी पेस्ट करते हुए ये हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है करस्पॉन्डिंग एरो है, जहाँ भी ये है ना उसका मतलब तीर है, ये ऐसे तीर है, तो ये आप खुद से लगा लीजिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आगे नहीं लगाऊंगा, तो घड़ी देख के परेशान नहीं होना घड़ी क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको z1 है वो इक्वल्स टू है या करस्पॉन्डिंग टू x1, y1। अच्छा, अब हमें पता लग गया। अच्छा, अब इस क्योंकि हमने बात की है कि इनिशियल स्टेट जो है वो दोनों की हो सकती है, तो इसलिए हमने दोनों की ले ली, x1 भी ले लिया, y1 भी ले लिया, दोनों की ले ली, ये भी हमने बात की। क्योंकि ये और हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो दोनों की लेंगे। अच्छा, अब हमें 1 बाई 1 सा ये टेबल बना रहे हैं, ट्रांजिशन टेबल, ए आएगा तो क्या करेंगे और बी आएगा तो क्या करेंगे। अगर आप देखिए ए आ जाए तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, x1 पे अगर ए आ जाए तो कहाँ जाएंगे, x1 पे ही रहेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ से x1 से हम कहाँ रहे, x1 पर ही रहे। ठीक है, y1 पर अगर a आ जाए तो कहाँ जाएंगे, y2 पे जाएंगे। तो अगर आप देखें यहाँ से y1 की जगह पर क्या आ गया, y2 आ गया। अब आप देखें x1 y1 तो z1 हमने कहा था, उसको नई स्टेट है, x1 y2 एक नई स्टेट बन गई है, इसका नाम हमने रख दिया z2, क्योंकि ये उससे मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ है, ये x1 y1 है, ये x1 y2 है, तो ये मुख्तलिफ स्टेट है, तो इसलिए इसका नाम हमने z2 रख दिया। क्लियर बात? अच्छा, अगर b आए तो क्या करेंगे, ये देखिए अगर आप x1 पे है, b आ जाए तो क्या करेंगे, x2 पर जाएंगे। तो अगर आप देखें x1 से अगर b आ जाए तो कहाँ जाएंगे जी, ये देखें x2 पर जाएंगे। और अगर y1 पे हैं और b आ जाए तो y1 पर ही रहेंगे। तो देखिए अगर आप ये y1 पर थे हम और b आ जाए तो हम ये y1 पर ही रहेंगे। समझ आ रही है बात? क्यों भाई, समझ आ रही है? बोला करो भाई, बोला आ रही करो। है सर, आ रही है सर। मौसम समझ आ रही है? यस सर आ रही है। अब x2 y1 जो है ये एक नई स्टेट है, इसका नाम z3 रख दिया। अब हमारे पास दो नई स्टेट्स हैं, z2 और z3। तो पहले अब हम नेक्स्ट रो में z2 को ले लेंगे, यानी कि x1 y2 को ले लेंगे। देखिए z2 को हमने ले लिया, x1 y2। अब हम वो हमारे सामने होंगे, हम उनको बार बार रेफर करेंगे, जो दो ऐसे हैं। अब अगेन
अब x1 पे हैं और a आ जाए तो क्या करेंगे, x1 पे ही रहेंगे, देख लें, सही है। सिमिलरली y2 पे आप हैं, कहाँ चले गए, y2 पे आप हैं और a आ जाए तो कहाँ चले जाएंगे, y3 पे, तो देखें y3 आ गया। x1 y3 एक नई स्टेट बन गई, इसका नाम z4 रख दिया, ये z4। x1 पे थे, b आ जाए तो कहाँ चले जाएंगे, x2 पे, और y2 पे थे और b आ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, y1 पे। x2 y1 जो है, अगर आप देखें x2 y1 ये z3 था, इसलिए हमने वहाँ पे इसको नया नाम नहीं दिया, क्योंकि ये पहले से मौजूद है तो z3 ही कहा इसको। ये देखें अगर आप यहाँ पे y2 पे अगर b आए तो वापस y1 पे चले जाते, तो इसलिए जो नई स्टेट बनेगी वो बनेगी x2 y1। जी, अब हमारे पास Z3 है, नेक्स्ट Z2 हो गया, Z3 के लिए कर लेते हैं Z3 में अगर आप देखें Z3 के साथ प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगा दिया, यानी कि ये एक फाइनल स्टेट भी है, चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, अभी हम ये बात नहीं करते, प्लस माइनस की बात नहीं करते, छोड़ दें इस बात। हम कहेंगे Z3 x2 y1 है। अब x2 पे हैं और a आ जाए x1 पे चले जाते हैं, ये देखिए x2 पे हैं, a आ जाए x1 पे चले जाएंगे, चले गए x1। y1 पे है, a आ जाए तो y2 पे चले जाएंगे। x1 y2 ये z2 है, अगर आप देखें तो z2 पे, यानी कि अगर आपकी वो स्टेट पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको नया नाम नहीं देंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करती फिर नया नाम देंगे। तो अब चूंकि वो x1 y2 पहले से हमने नाम दिया हुआ है z2 का, तो इसलिए z2 ही कहेंगे। आगे चलते हैं, x2 पे b आ जाए तो x2 पर ही रहेंगे, y1 पे b आ जाए तो y1 पे रहेंगे, तो x2 y1 पे, x2 y1 तो z3 है, इसका मतलब ये हुआ कि z3 पे रहेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि b अगर आ गया तो z3 पे थे तो z3 पे ही रहेंगे, इसका ये मतलब। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं, अब हमारा z1 z2 z3 हो गए। हमने एक नई स्टेट बना ली थी z4, तो z4 को ले लेते हैं हम। z4 क्या था, x1 y3। अब अगेन x1 पे हैं, a आ जाए तो x1 पे रहेंगे, y3 पे हैं, a आ जाए तो y3 पे ही रहेंगे। ये आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जो FA दिए हुए, ठीक है जी बात। इसका मतलब कि कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम Z4 ही कहेंगे, यानी कि Z4 पे थे, a आएगा तो Z4 पे ही रहेगा। नेक्स्ट है b, x1 पे थे, b आ जाए तो y2 पे, x2 पे चले जाएंगे, y3 पर थे, C आ जाए, सॉरी B आ जाए तो फिर y3 पे चले जाए। x2 y3 जो है ये पहले कहीं मौजूद नहीं था स्टेट, और नई स्टेट है, इसको कोई नाम भी नहीं दिया हुआ हमने, अब हमने इसको नया नाम दिया Z5। अब चूंकि एक नई स्टेट आ गई है तो फिर हम इस नई स्टेट को ले लेंगे Z5 को x2 y3। अब आप x2 को देखें, x2 पे अगर आप हैं और a आ जाए तो x1 पे जाएंगे, और अगर y3 पे आप हैं, a आ जाए तो y3 पर ही रहेंगे। इस तरह x1 y3 जो है आपके पास, अगर आपको पता हो x1 y3 z4 है, इट मीन्स कि आप z5 से z4 पे चलेंगे, ये है एक है। अब b के लिए बात कर लेते हैं, अगर आप x2 पे हैं, b आ जाए तो x2 पे ही रहेंगे, y3 पे हैं, b आ जाए तो y3 पे रहेंगे, यानी कि z5 पे रहेंगे। अब आप देखिए कोई नई स्टेट नहीं बनी, यानी कि z1 z2 z3 z4 z5 ये 5 ही स्टेट हैं, और कोई और नई स्टेट नहीं बन रही। तो बस यहाँ पे हमारा ये मरहला रुक गया, ये टेबल यहाँ पे स्टॉप हो गया। यानी जो ये ट्रांजिशन टेबल हम बना रहे हैं, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 प्लस R2, ये FA1 प्लस FA2, इसको कब रोकना है, जब कोई नई स्टेट न बने और तमाम स्टेट्स जो नहीं बनी थी वो मुकम्मल हो जाएं, तो आप रुक जाइए, ठीक है ना। तो जितनी नई स्टेट्स बनी हैं वो खुद ब खुद, यानी कि प्रोग्रेसिव है, ये खुद ब खुद बताएगा आपको रन टाइम पे। आप पहले पता नहीं लगा सकते कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी, आपको बाद में ही अंदाजा होगा। अच्छा, अब इन Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 में से कुछ स्टार्ट स्टेट है, कुछ फाइनल स्टेट्स हैं, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए पहली बात तो ये कि Z1 जो है उसमें चूंकि x1 y1 है और x1 भी स्टार्ट स्टेट है, y1 भी स्टार्ट स्टेट, इसलिए उसने इसके साथ देखिए यहाँ पे माइनस लगाया हुआ, अगर आप ये नोट करें, ये देखिए ये माइनस लगा हुआ, ये माइनस था। इट मीन्स कि Z1 जो है वो आपके पास क्या है, Z1 एक बेसिकली ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब फाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी, चूंकि FA1 की फाइनल स्टेट x2 है, FA2 की y3 है, तो जहाँ पे x2 आ गया या y3 आ गया हम कहेंगे वो फाइनल है। इसलिए अगर आप देखें
यहाँ पे x2 आया तो हमने कहा ये प्लस, ये Z3 आपकी फाइनल स्टेट है। क्यों? क्योंकि x2 फाइनल है। अब इसमें x1 तो फाइनल नहीं है, लेकिन y3 फाइनल है। तो चूंकि ये दोनों इसमें से कोई, हमने कहा कि चूंकि प्लस के अंदर ये होता है कि अगर कोई एक भी फाइनल स्टेट होगी तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास Z, वो उसको हम फाइनल कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास यूनियन के अंदर फाइनल स्टेट ही कहलाएगी। ठीक है जी बात। इस लिहाज से आपके पास Z3 जो है वो फाइनल स्टेट हो गई और Z4 भी फाइनल स्टेट हो गई। अच्छा, Z5 को क्यों कहा? क्योंकि उसमें तो दोनों ही फाइनल स्टेट हैं, x2 भी फाइनल है, y3 भी फाइनल है। x2 जो है वो fa1 की फाइनल है और y3 जो है वो fa2 की फाइनल है, तो इसलिए Z5 भी फाइनल हो गया। इसमें 3 फाइनल स्टेट्स हैं, एक स्टार्ट स्टेट है और एक Z2 जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगी। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, तो ये इसका TG बनेगा, सॉरी FA बनेगा। इसमें एक स्टार्ट स्टेट है Z1, 3 फाइनल स्टेट हैं Z3, Z4, Z5 और एक इंटरमीडिएट स्टेट है Z2। अब आप देखें ये किस तरह बनाई ट्रांजिशन। आप देखें ना, यहाँ पे अगर आप Z1 पे आप हैं, A आए तो Z2 पे जाएंगे, B आए तो Z3 पे जाएंगे। तो अगर आप देखें A आए तो Z2 पे जाएंगे और B आए तो Z3 पे जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब Z2 को देख लें उसी टेबल से कि Z2 पे आप देख लें A आए तो Z4 पे जाएंगे, B आए तो Z3 पे जाएंगे। इस तरह था। Z3 पे क्या था, B आया तो Z3 पे ही रहेंगे और अगर A आया तो Z2 पे चले जाएंगे। ऐसे Z4 पे हैं, A आया तो Z4 पे ही रहेंगे, B आया तो Z5 पे चले जाएंगे। Z5 पे हैं, B आया तो Z5 पे रहेंगे, A आया तो Z4 पे चले जाएंगे। ये हो गया। इसका FA क्या होगा? इसका FA जो है वो R1 प्लस R2 है। ये R1 है प्लस ये R2 है, वो R1 ये R2, ये इसका FA है। इस वाले ये इसको हम इक्वल टू R कहते हैं। इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो FA है वो ये है और उसके करस्पॉन्डिंग जो RE है वो ये। तो हमें देखिए फ़ायदा क्या हुआ, हमें इस टेक्निक को सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हम, अगर हमारे पास कोई 2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो या हमारे पास उनका FA मौजूद हो, तो हम बहुत आसानी से उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को का यूनियन कर सकते हैं आराम से, बहुत आसानी से, और यूनियन के अगेंस्ट FA ले सकते हैं डायरेक्ट। हमने डायरेक्ट FA ले लिया, ठीक है ना, इक्वल टू R1 प्लस R2 यूनियन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये एक और एग्जांपल है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपने खुद करनी है। इसका ये टेबल भी दिया हुआ है, इस टेबल को आपने खुद बनाना है, देखना है आपने। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, बड़ा खूबसूरत सा इसका FA बना है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी, तो एग्जांपल्स हैं इसमें 2-3, ये आप खुद कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 FAs को देखते हैं। So using the FAs corresponding to R1 and R2, an FA can be built corresponding to R1, R2। इसमें R1, R2 तरतीब बहुत अहम होगी, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन है और कॉन्कैटिनेशन के अंदर तरतीब बहुत अहम होती है। R1 पहले है, R2 बाद में, तो ये बात नोट करने वाली है। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हमारे पास वही, लेट्स से हमारे पास R1, R2 वही हमने लिए, हमने अभी लिए थे, जो हमने पहले एग्जांपल की है। अब हम अब की बार क्या कर रहे हैं, इनका दोनों का कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि R1 पहले है तो इसकी जो स्टार्ट स्टेट है वो जो फाइनल FA होगा, जो इसकी स्टार्ट स्टेट है वो काउंट होगी, इसकी वाली काउंट नहीं होगी। ठीक है ये बात। फाइनल स्टेट इसकी काउंट होगी, उसकी वाली काउंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें R1 R2 का एक्चुअली मतलब क्या है, कॉन्कैटिनेट करना, जोड़ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये R1 का है, ये R1 का हमारे पास FA है और ये R2 के अगेंस्ट है, कॉन्कैटिनेट कैसे होगा कि इसकी फाइनल स्टेट को आप बेसिकली इसके साथ मिला दें, ये कर इस तरह कर दें समहाउ, और इसको यहाँ से माइनस ख़त्म कर दें और यहाँ से प्लस ख़त्म कर दें। अब आप देख लें ये एक FA बन जाएगा जिसकी स्टार्ट स्टेट ये होगी और फाइनल स्टेट ये होगी। देख रहे हैं आप, क्लियर है बात, समझाइए। इसलिए इस तरह होता है, इसमें ऑर्डर बड़ा मैटर करेगा फिर। तो अगर Y1 उधर ले जाएं और X1 को इधर ले आएँ तो सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है। तो कॉन्कैटिनेशन के अंदर जो पहले है
उसकी स्टार्ट स्टेट काउंट होगी, और जो बाद में है उसकी फाइनल काउंट होगी। और चूंकि दरमियान में वो लिंक हो चुके हैं, तो जो पहले वाला था उसकी फाइनल खत्म हो गई, और जो दूसरे वाला था उसकी स्टार्ट स्टेट खत्म हो गई। ऐसे हुआ कंप्यूटराइजेशन। ये बात यहाँ लिखी हुई है। The moment of a final state of first FA is entered, the possibility of the initial state of FA will be included as well. जब भी हमें कोई ट्रांजिशन x2 तक पहुंचाएगी, तो हम कहेंगे साथ हम y1 में भी पहुंच गए। यानी कि ये जो तीर है ये हमें डायरेक्ट y1 में भी ले गया। वो जो भी हमें x2 तक लेके आएगा, हमें वो y1 तक भी लेकर जा रहा है वही स्ट्रीम। इसलिए हम वहाँ पे दोनों काउंट कर लेंगे कि x2 y1। क्लियर होगी बात नहीं? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सारा तफसील से लिखा हुआ है, लेकिन हम एग्जांपल से समझते हैं। अब की बार जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास G1 जो होगा वो सिर्फ x1 होगा, क्योंकि हमने इसकी स्टार्ट स्टेट को लेना है x1। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अगर A आ जाए तो हम x1 पे ही रहेंगे, यानी कि G1 पे ही रहेंगे। अगर B आ जाए तो B हमें ले जाएगा x2 पे, तो हमें x1 से हम कहाँ चले गए, ये देखें x2 पर चले गए। और हमने ये बात कही थी कि जो भी हमें ट्रांजिशन x2 पर लेके जाएगी, क्योंकि वो उसकी फाइनल है, और हमने बात की कि वो कनेक्टेड है y1 के साथ, इसलिए y1 पे भी वही लेके जा रहा है। तो साथ ही हमने इसको y1 भी डाल दिया इसके अंदर के, x2 भी है कॉमा y1। अब क्योंकि x2 y1 एक नई स्टेट बन गई, इसका नाम हमने G2 रख दिया। समझ रहे हैं बात? तो ये बात बहुत अहम थी समझने को, कि जब भी आपके पास x2 में आप एंटर होंगे, y1 साथ आप खुद से लगा लेंगे, क्योंकि y1 कनेक्टेड है x2 के साथ। तो जो आपको x2 की तरफ लेके जा रहा है वही आपको y1 पर भी लेके जा रहा है, इसका ये मतलब। ठीक है, बात कनेक्ट हो गया आपस में। अब हमारे पास Z2 एक नई स्टेट आ गई है, तो नई रो ऐड हो जाएगी Z2, जो कि x2 y1। अब आगे काम आगे का जो काम है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ को तीन स्टेट्स नज़र आ रही हैं। ये क्या है, इनको ज़रा समझते हैं, इसलिए सारा मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो Z2 में आप हैं, अब A आ जाए तो आप देखेंगे x2 पे अगर A आ जाए, देखिए x2 पे अगर A आ जाए तो क्या करेंगे, हाँ जी, x2 पर अगर A आ जाए तो हम चले जाएंगे x1 में। ये देखिए x2 से ये x1 में चले, ठीक हो गया बात। y में 1 में है और A आ जाए तो y2 पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो ट्रांजिशन है ये हो गई Z2 से ऑनवर्ड्स। यहाँ से x2 से A आ गया तो x1 पर, y2 से अगर A आ गया तो फिर सॉरी y3 पर, और अगर B आ गया तो y1 पर। B के लिए अगर हम देखें इसको, B के लिए जी x2 पे हैं और B आ जाए, x2 पे हैं और B आ जाए तो x2 पर ही रहेंगे, याद रखिए x2 पर हैं। अब यहाँ बड़ी एक ट्रिक की चीज़ होने लगी है, मैं आपको ये बात बताऊंगा, अभी करके दिखाता हूँ। इसलिए मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ अपने मार्कर का, इसको मैं लेट्स ये कर लेते हैं। x2 पर आप हैं और आपके पास B आ गया, तो आप कहाँ रहेंगे, x2 पे। और हमने कहा था जो हमें x2 पर लेके जाएगा कॉमा करके y1 हम साथ में खुद लगाएंगे। तो इसलिए दोनों जो है ये दोनों इसी एक का नतीजा है जो x2 की तरफ से। अच्छा, अब y1 की बात कर लेते हैं। y1 पर अगर आप हैं और B आ जाए तो y1 पे ही रहेंगे, तो आप कहेंगे y1 पे अगर मैं हूँ और B आ जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर कॉमा करके साथ में y1 भी था, ऐसे ये था। समझा रही है बात? ये हो गया उसके लिए। अब चूंकि y1 दो दफ़ा हो गया तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करना, इसलिए यहाँ पर एक y1 आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो था, वो हमने इग्नोर कर दिया। अब इसका नाम हमने रख दिया स्टेट का x2 y1 ही रख दिया, जो कि पहले मौजूद नहीं था, इसका नाम Z2 बन गया। सॉरी, ये x2 y1 Z2 है जो कि वो मौजूद है, और चूँकि x1 y2 मौजूद नहीं थी इसका नाम Z3 रखा हुआ है, तो नई स्टेट है।
तो ये बात समझ में आई है आपको? यहाँ भी y1 था, लेकिन चूंकि 2 हैं तो हमने एक बार लिखा, इसलिए आपको एक बार नज़र आ रहा है। ये बात समझने का हमें एक बड़ा फ़ायदा होगा आगे चल के, देखिएगा भी। तो मैं इसलिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये कैसे बना? ये इस तरह बना। अच्छा, दोनों के लिए हमने देख लिया। और हम अपनी उस बात पर भी कायम रहे कि जब भी कभी हम x2 में दाखिल होंगे तो साथ में y1 लाजमी आएगा। अब हम यहाँ Z3 पे आगे जो कि है x1 y2, ये देखिए x1 y2। तो अब x1 पर हैं, a आएगा तो x1 पे रहेंगे, y2 पर हैं, a आएगा तो y3 पे जाएंगे। चूँकि ये नई स्टेट है तो ये x1 y3 Z4 का इसको नाम दे दिया। x1 पर हैं, b आ जाए तो x2 पे चले जाएंगे, और चूंकि x2 पे गए हैं साथ में y1 भी आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब y2 पर हैं और b आ जाए तो देखिए, अगर आप y2 पे अगर आप हैं और b आ जाए तो कहाँ चले गए? y1 पर चले गए। तो यहाँ पर कॉमा y1 भी था, लेकिन चूंकि y1 दो दफ़ा हो गया था इसलिए वहाँ पर एक ही बार दिखाया गया, और आपको कन्फ्यूजन हो गई कि शायद ये एक बार, या नहीं, दो बार था। एक बार हमने ख़त्म किया, ठीक है जी बात। अब ये दो बार हो गया। चलिए आगे चलते हैं। Z4 जो है x1 y3 है। x1 पर आप हैं, a आ जाए तो x1 पे रहेंगे, y3 पे आप हैं, a आ जाए तो y3 पे रहेंगे, यानी कि जहाँ थे वहीं रहे Z4। अब इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। x1 पर आप थे, b आ जाए तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे x2 में, और जब आप x2 में गए तो साथ में y2 भी आएगा, और सॉरी y1 भी आएगा। याद है ना जो हमने बात की थी कि जब भी कभी हमें कोई x2 तक पहुंचाएगा हम वहां से y1 पर भी जाएंगे, तो इसलिए y1 आ गया। तो ये x2 y1 हो गया। तो ये ठीक होगी बात। अब आ गई बात y3 की। अब हम y3 पर हैं और b आ जाए तो हम कहाँ पर हैं? y3 पर ही हैं। इसलिए देखिए, अब की बार चूंकि दोनों